हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे जिला पंचायत के बारे में। तो पहले हम लोग समझेंगे जिला पंचायत क्या है और इसके कौन-कौन से सदस्य होते हैं। देखिए, जिला पंचायत जिला में होता है। एक जिला में एक ही जिला पंचायत होगा और इसमें 5 प्रकार के सदस्य होंगे। पहला तो होंगे निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये निर्वाचित सदस्य है। मतलब कि एक जिला पंचायत को छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है और उसमें से एक सदस्य चुन कर आते हैं। उसको बोला जाता है निर्वाचित सदस्य। इसमें जो दूसरे प्रकार के सदस्य होते हैं, वो ऑलरेडी इलेक्टेड रहते हैं। जो विधानसभा के जो विधायक होते हैं, ठीक है? दोनों का चुनाव तो अलग-अलग होता है। तो विधानसभा से जो विधायक बन गए हैं ऑलरेडी, अगर उसका क्षेत्र पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से इस जिला पंचायत के अंतर्गत आता है, तो वो भी इस जिला पंचायत के सदस्य होंगे, ठीक है? तीसरे प्रकार के सदस्य लोकसभा के सदस्य। अगर कोई सांसद, ठीक है, लोकसभा चुनाव में जीतकर इस जिला पंचायत के अंतर्गत आता है, इसका क्षेत्र है, ठीक है, इस सांसद का क्षेत्र आंशिक रूप से हो या पूर्ण रूप से हो, इस जिला पंचायत के अंतर्गत आता है, तो ये भी इस जिला पंचायत के सदस्य होंगे। देखिए, अब फोर्थ टाइप के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगर कोई राज्यसभा सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ से चुन के गए हैं और उनका नाम किस जिले पंचायत के अंतर्गत आता है, तो वो भी इस जिला पंचायत के सदस्य होंगे। और पांचवें प्रकार के जो सदस्य ये जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि एक जिला पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे जनपद पंचायत होते हैं, तो उनके जितने भी अध्यक्ष होंगे ना, वो भी इस जिला पंचायत के सदस्य होंगे। तो ये 5 प्रकार के सदस्य को मिलाकर जिला पंचायत का गठन किया जाता है और इसका प्रावधान दिया है धारा 19 में। अब उसके बाद समझते हैं निर्वाचन क्षेत्र कैसे डिसाइड होता है। निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन, इसका प्रावधान दिया है धारा 30 में। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन कौन करता है, तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो एक जिला पंचायत को 10 से लेकर 35 निर्वाचन क्षेत्र में बांट सकते हैं राज्य सरकार। वो भी डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। अगर मान के चलो 5 लाख पॉपुलेशन है कोई जिला में, तो 10 निर्वाचन क्षेत्र में उसको बांट देंगे। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो हो सकता है 10 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट जो है 35 तक ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या कितना रखना चाहिए, तो 50,000, ठीक है। तो ये प्रयास करना चाहिए कि सभी निर्वाचन क्षेत्र में समान पॉपुलेशन हो, तो इस आधार पे जो है उसको बांटा जाता है, ठीक है। और ये बांटने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं आरक्षण नीति। एक जिला पंचायत में जितने भी निर्वाचित क्षेत्र होते हैं वहां पे आरक्षण कैसे होंगे, ठीक है, किस आधार पे किया जाएगा, तो वो होता है जिला पंचायत में कुल जनसंख्या के आधार पे। अगर मान के चलिए जिला पंचायत में जनसंख्या में एससी और एसटी लोग ज्यादा है, तो उसी अनुपात में उनके निर्वाचित क्षेत्र में भी आरक्षित सीट बांटे जाएंगे। जिला में ओबीसी जनरल वाले ज्यादा है, तो उस अनुपात में ओबीसी जनरल को दिया जाएगा। यदि जनरल का सीट ज्यादा है, यानी कि जनरल लोग ज्यादा है उस जिले में, तो वहां पर 25% आरक्षण किसको दिया जाएगा, ओबीसी वाले को दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। जो भी आरक्षण इन लोग में डिवाइड होगा, ठीक है, जनरल हो चाहे ओबीसी एससी एसटी जो भी हो, इसमें 50% आरक्षण तो महिला के लिए होगा ही होगा। हर एक जाति के साथ ये लागू होगा। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग समझते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। इसका प्रावधान दिया है धारा 32 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इन्हीं लोग प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और ये उन्हीं लोग में से 2 लोग बनते हैं। और इनके आरक्षण कैसे डिसाइड होता है, तो राज्य में एससी और एसटी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इन लोग का सीट डिसाइड होता है, ठीक है, कि कैटेगरी वाले बनेंगे कि एसटी ओबीसी जनरल वाले बनेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो कि उस जिला में जो भी सदस्य बने हैं वो सारे के सारे जो है जनरल ओबीसी वाले हैं, तो उनके अध्यक्ष भी जनरल ओबीसी वाले ही बनेंगे, कोई भी कैटेगरी वाला नहीं बनेगा, ठीक है। और ये आरक्षण डिसाइड कौन करता है, तो संचालक पंचायत और समाज कल्याण के द्वारा डिसाइड किया जाता है। पूरे राज्य के जितने भी जिला पंचायत है सभी में डिसाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अनुसूचित क्षेत्र अगर होंगे वो जिला, तो एसटी के लिए विशेष आरक्षण होगा, ठीक है। और हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण बदलेगा, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। आरक्षण क्या है ना, ये चक्र टाइप से चलता है, मतलब हर 1 साल में हर 2 साल में ये बदलेगा, ठीक है। तो इस साल में मान के चलो ओबीसी जनरल को मौका मिला, तो 2 साल के बाद एसटी एससी को मौका मिलेगा, ऐसे टाइप से जो है बदलता है।
और जितने भी आरक्षित किया जाएगा सीट उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा ही रहेगा, ये तो एकदम कंपलसरी है। नेक्स्ट है उपाध्यक्ष का चुनाव। अब देखिए, अब मान के चलिए अध्यक्ष कोई जनरल व्यक्ति बना है, ठीक है, कोई जनरल व्यक्ति बन गया है, तो उस कंडीशन पर उपाध्यक्ष किसी कैटेगरी वाले को बनाना कंपलसरी हो जाता है। मतलब एसटी, एससी या ओबीसी वाले कोई भी बन सकते हैं, लेकिन कैटेगरी वाले ही बनेंगे उपाध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्तता की स्थिति, मतलब खाली कब होंगे, खाली कब माना जाता है पद। तो यदि मान के चलो कि जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सांसद या फिर विधायक बन गया, या फिर किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति बन गया, उस कंडीशन पे उस वक्त से जैसे ही बन गया ना, इधर इधर शपथ लिया, तो उस वक्त से आप मानोगे कि उस अध्यक्ष पद जो है खाली हो गया, ठीक है, या उपाध्यक्ष पद खाली हो गया। चुनाव के बाद जो है नामों का जो प्रकाशन कौन करते हैं, डिक्लेयर कौन करते हैं कि आप सदस्य बन गए हो, आप अध्यक्ष हो, आप उपाध्यक्ष हो, तो ये डिक्लेयर करता है कलेक्टर, ठीक है, उस जिला के कलेक्टर के द्वारा डिक्लेयर्ड किया जाता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं। तो पहला तरीका है अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा ध्यान रखेंगे छोटे अधिकारी जो है बड़े अधिकारी को हटाने के लिए लाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो छोटे अधिकारी सदस्य है, तो सदस्य मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो इसके लिए छोटे अधिकारी यानी कि सदस्यों का एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा, एक सम्मेलन बुलाना पड़ेगा, और इसमें सभी लोग को उपस्थित होना पड़ेगा। तो जितने लोग उपस्थित इसमें होंगे, सभी लोग का सहमति इसमें होना चाहिए, ठीक है। लगभग उपस्थित सदस्यों में से 75% लोग अगर बोलेंगे कि हाँ ये अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित होना चाहिए, तभी ये पारित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर यहाँ से पारित हो गया तो उसके बाद देखा जाता है कि क्या ये जितने भी सदस्य इसमें साइन किए हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य इसमें हाँ बोले हैं, वोट किए हैं, वो कुल सदस्य का 2/3 है कि नहीं है, इससे ज्यादा है कि नहीं, यानी कि 66% से ज्यादा होगा तभी ये ऑफिशियली पारित होगा और तुरंत वो अपने पद से हट जाएगा। और अगर इससे कम पाया गया यानी 50% पाया गया, तो उस कंडीशन पे ये खारिज हो जाएगा, ठीक है, नामंजूर हो जाएगा और वो पद में बना रहेगा। तो ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कब कब नहीं ला सकते, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो 3 कंडीशन पर आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। पहला कंडीशन है अगर वो अपना पदभार ग्रहण करने के 1 साल के भीतर, ठीक है, अगर चाहेंगे कि उसको हटा दे तो नहीं हटा सकते, और लास्ट के कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीना पहले जो है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। और तीसरा कंडीशन होता है कि अगर मान के चलो एक अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ से पारित किया गया था लेकिन वो नामंजूर हो गया, और दूसरा हमें फिर से पारित करना है, तो 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा कि पहला नामंजूर होने के 1 साल के भीतर आप उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो ये 3 कंडीशन है, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पास क्या ऑप्शन रहता है, वो किसको अपना अपील कर सकते हैं। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो अपना संचालक पंचायत को अपील कर सकते हैं कि आप ही हमारी सुनवाई करिए, आप फैसला करिए। तो संचालक पंचायत जो भी फैसला करेंगे वो अंतिम फैसला होगा। अगर ये मंजूर कर लिए तो वो हट जाएगा अपने पद से, अगर नामंजूर कर दिया तो वो पद में बना रहेगा, ठीक है। तो इसी के फैसला सर्वमान्य होगा। अब नेक्स्ट है धारा 36 में दिया है पंचायत पद अधिकारी होने के लिए इन एलिजिबिलिटी, ठीक है। इन एलिजिबिलिटी का मतलब है कि निहरताएं क्या क्या होते हैं जिसके कारण आप उस पद में नहीं रह पाएंगे, ठीक है, अनएलिजिबल हो जाएंगे। तो कुछ कुछ कंडीशन है, अगर उसमें आप जो है पाया जाता है जैसे कि अपराधी वगैरह होते हैं ना, तो उसमें अगर पाए जाते हैं तो आप अनएलिजिबल हो जाएंगे, आप ना ही चुनाव लड़ पाएंगे, और लड़ भी गए जीत भी गए तो भी आपका पद खाली माना जाएगा। तो कुछ कुछ कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे। पहला है नारकोटिक्स से संबंधित दोष। यदि किसी व्यक्ति को नारकोटिक्स का उपयोग या उपभोग या विक्रय से संबंधित किसी कानून के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया तो भाई वो 5 साल तक वो अनएलिजिबल रहेंगे, 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरा कंडीशन है अपराध में सजा। अगर किसी अपराध में उसको दंड मिल गया है 6 महीना, लगभग जो है 6 महीने का अगर दंड मिला है तो दंड के 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, अनएलिजिबल रहेंगे। तीसरा है मेंटल डिसेबिलिटी। अगर मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है तो भी वो अनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है।
दिवालिया अगर घोषित हो गया तो भी अनएलिजिबल वो नहीं हो खड़ा हो पाएंगे। नौकरी के अगर लाभ, अगर मान के चलो वो नौकरी पोस्ट में है, कोई भी पोस्ट में है और चुनाव लड़ दिया है ना, और किसी ने प्रूव कर दिया, कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर दिया, तो वो भी वो तुरंत खारिज हो जाएगा उसका पद, ठीक है, वो अनएलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर नौकरी में है तो उसको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है, अगर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है या निष्ठाहीनता की आरोप लगा है, तो आरोप सिद्ध होने के बाद वो अनएलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है, पंचायत के लिए संविदा, अगर मान के चलो किसी संविदा तरीके से किसी कहीं से कमीशन उसको मिल रहा है और ये प्रूव हो गया, तो भी वो अनएलिजिबल माना जाएगा। अगर उसके पास विदेशी नागरिकता है, हमारे देश की नागरिकता नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, तो उस कंडीशन पे भी वो अनएलिजिबल माना जाएगा। तो ये सब कंडीशन आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन कानून ने अगर उनकी अनएलिजिबिलिटी को सिद्ध कर दिया तो भी वो अनएलिजिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा में अगर मान के चलो अनएलिजिबल हो गए थे तो भी वो अनएलिजिबल। जल विहित शौचालय ना बनवाना, उसके घर में अगर शौचालय नहीं होगा तो भी अनएलिजिबल। पंचायत की रकम अगर बकाया होगा तो भी वो नहीं लड़ पाएगा। कहीं पे सरकारी जमीन पे अगर कब्जा करके रखा है तो भी वो अनएलिजिबल। तो इतने सारे कंडीशन हैं जिसके जिसके तहत वो अनएलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन पे वो अपने पद से हट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पंचायतों के पद अधिकारियों द्वारा त्याग पत्र देना। तो कौन किसको त्याग पत्र देके अपना पद त्याग सकते हैं, इसका प्रावधान दिया है धारा 37 में। तो छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी को देते हैं, जैसे ग्राम पंचायत में आप देखेंगे तो पंच सबसे छोटा अधिकारी है, तो पंच किसको देगा, अपने सरपंच को त्याग पत्र देके अपना पद त्याग सकते हैं। नेक्स्ट है जनपद पंचायत के सदस्य अपने त्याग पत्र जनपद पंचायत अध्यक्ष को देगा, और जिला पंचायत सदस्य अपने जिला पंचायत अध्यक्ष को देगा, ठीक है। और उसके बाद ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं ये किसको देगा, सरपंच या फिर उप सरपंच, ये देगा जिला संयुक्त संचालक को या फिर उप संचालक पंचायत या समाज कल्याण को, ठीक है। और जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसको देगा, तो ये कलेक्टर या फिर अपर कलेक्टर को दे सकता है। और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कलेक्टर को देगा, ठीक है। तो ये इनके विहित अधिकारी हैं जिनको त्याग पत्र देके वो डायरेक्ट अपना पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नेक्स्ट त्याग पत्र वापस लेना, अगर मान के चलो देखो त्याग पत्र लिखित रूप में दिया जाता है, तो त्याग पत्र स्वीकृत होने से पहले लिखित सूचना देकर वापस ले सकता है वो, ठीक है। तो इसके पास अधिकार होता है कि अगर एक बार दे दिया, सपोज रेसिग्नेशन लेटर दे दिया और उसका मन बदल गया कि नहीं मेरे को वापस लेना है, तो भी वो ले सकते हैं, उसके पास वो पावर रहता है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन किसको निलंबित कर सकता है। तो देखो निलंबन क्यों करेंगे, तो निलंबन तभी होता है जब कोई भी पंचायत पदाधिकारी के खिलाफ अगर ऐसा देखा गया कि वो किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है या फिर ऐसा काम कर रहा है जो जनहित में उपयुक्त नहीं है, तो उस कंडीशन पे उसके विहित पदाधिकारी उसको तुरंत सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक कंडीशन है, जब ग्राम पंचायत के सरपंच या जनपद पंचायत के अध्यक्ष या जिला पंचायत के अध्यक्ष को सस्पेंड करना है तो एक पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उसके भीतर ही डिसाइड होगा कि इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, आप लोग अपने में से कोई एक अस्थायी अध्यक्ष बना लीजिए, ठीक है। तो उस सम्मेलन में ही डिसाइड होगा, डिसाइड होके वो तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। कौन सा अधिकारी किसको सस्पेंड करेगा, अब उसको समझते हैं। ग्राम पंचायत के पंच हो, सरपंच हो या फिर उप सरपंच हो, इसके लिए जो अधिकारी है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ठीक है, ये इन लोग को सस्पेंड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सस्पेंड करने से पहले जो सरपंच या फिर अध्यक्ष होते हैं इनको सस्पेंड करने से पहले एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है। तो जनपद पंचायत के सदस्य हो, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, तो इनको कौन सस्पेंड कर सकते हैं, तो कलेक्टर या अपर कलेक्टर इनको सस्पेंड कर सकते हैं। जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए कलेक्टर, ठीक है। तो ये इन लोगों को सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कौन किसको सस्पेंड करेंगे। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं पंचायत के पद अधिकारी को हटाना। देखो सस्पेंड अलग चीज है, सस्पेंड कुछ दिनों के लिए उसको जो है अपने पावर से हटा देते हैं, लेकिन हटाना का मतलब है उसको हटा दिए एकदम सीधा, जो है उस पद को खाली कर दिए, ठीक है। तो इसका प्रावधान दिया है धारा 40 में। तो कौन किसको हटाएंगे और क्यों हटाएंगे, तो राज्य सरकार या विहित पदाधिकारी उचित जांच के बाद यदि यहाँ पाते हैं कि कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य में अवचार का दोषी है, तो उस कंडीशन पे उसको पद से डायरेक्ट हटा दिया जाएगा, ठीक है।
अवचर का मतलब क्या है? भारत की प्रभुत्ता, एकता या अखंडता के विरोध कार्य करना, धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के आधारित भेदभाव करना, स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, कर्तव्यों की उपेक्षा करना, नातेदारों के आर्थिक फायदा पहुंचाना, तो ये सब अगर पाया गया अपने पद से ही हटा दिए जाएंगे। अब हटाए जाने के बाद के प्रभाव क्या है, उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा? तो यदि व्यक्ति को हटाया जाता है तो वह किसी पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। उसे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत 6 वर्ष के लिए निहर्त मतलब अनएलिजिबल कर दिया जाएगा। वो 6 साल के लिए सदस्य बन पाएंगे और ना ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हटाने के लिए विहित पदाधिकारी, है ना। कौन किसको हटा सकते हैं? तो जो भी ग्राम पंचायत के पंच होते हैं, सदस्य का मतलब है पंच या सरपंच या उप सरपंच, तो इसको कौन हटाएगा? तो अनुविभागीय अधिकारी, ठीक है, राजस्व, तो ये हटा सकते हैं। जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए कलेक्टर या फिर अपर कलेक्टर हटा सकते हैं। और जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए संचालक पंचायत जो है हटा सकते हैं। तो ये तीनों चीज आप जो है ध्यान रखेंगे। इस तरीके से किसी भी पंचायत के पद अधिकारी को हटा सकते हैं, लेकिन पूरा जांच करने के बाद। ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेन लेके आए और उसको तुरंत जो है हटा दिया, ऐसा नहीं होता। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसको अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए आपको, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल में इसको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। वहां पे आप पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स वगैरह बना लेना आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।